कौन सा था हमारा एवरेज इफ। देखिएगा यहाँ एवरेज इफ, मैं सम इफ कल बताया था आप लोगों को, हमने बताया था सम इफ के बारे में, बताया था जी। सम इफ का मीनिंग क्या था, यहाँ सम की यदि हम बात करें, सम का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना, यानी जो वैल्यू है उन्हें ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, नॉर्मल सी वाली बात है, सम का यूज करते हैं। प्लस यहाँ इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशन, कि किसी कंडीशन के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने कल एग्जांपल लिया था कि एक डिपार्टमेंट का नाम है, सपोज कि एक डिपार्टमेंट है और ये आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट के नाम है, और इन डिपार्टमेंट के नाम, सॉरी, इन डिपार्टमेंट को क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, फंड दिया है, कोई पैसे दिए, मतलब फंड उनको उन्होंने असाइन किया है या फिर उनको दिया है फंड। तो एक कोई डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है, ठीक भाई, ये नीचे तक नाम जा रहा है, कहां तक जा रहा है, ये सपोज कि 10,000 तक नीचे तक नाम जा रहा है, और ऐसी 10,000 तक नीचे तक क्या जा रही है, वैल्यू जा रही है। अब मेरा जो बॉस है, मैं जहां जिस ऑफिस के अंदर मैं काम करता हूं, जो मेरा बॉस है, मेरे से बोलेगा उत्तम भैया एक काम करो यार, हमने अभी तक कितना पैसा दे दिया इन लोगों को, आप हम मेरे को बता दो। तो वो हम क्या करेंगे, वहां पर सम लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर आपको प्राप्त करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल जो वैल्यू होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी, यही वाली बात होगी। लेकिन उसने ये बोलने से पहले कि हमें पूरी वैल्यू, पूरा टोटल प्रदान कर दीजिएगा, उसमें टोटल आपको गेट लगा देना उधर वाला। देखो जो टोटल वो वैल्यू आपको ले रहा है, ये 10,000 वाली जो टोटल वैल्यू है, इसमें से पूरा ऐड आपको प्राप्त कर रहा है, उसमें उसने एक कंडीशन लगा दी। उसमें क्या कंडीशन लगा दी कि सर आपको ये 10,000 डिपार्टमेंट या फिर 10,000 वैल्यू यहां पर मौजूद हैं, इन सबको ऐड ना करके ओनली आपको उन्हें ऐड करना है जिसमें डिपार्टमेंट का नाम क्या है। सपोज कि एक डिपार्टमेंट ले लूं, स्टडी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लूं, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका, कल बताया था मैंने, चर्चा करी थी कि उसको आप ऐड करके मेरे को बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गई, अब एक कंडीशन आ गई, और कंडीशन के लिए फिर सम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ एक इफ का आपको यूज करना पड़ेगा। तो सम इफ है। अब वहां मेरे बॉस ने मेरे से बोला है सर कंडीशन के हिसाब से सम निकाल दो, तो मैंने सम का यूज कर लिया। अगर उसने मेरे से ये बोला कि कंडीशन के हिसाब से एवरेज निकाल दो, तो वहां फिर मैं किसका यूज करूंगा, एवरेज इफ का यूज करूंगा, नॉर्मल सी वाली बात। और यहाँ एवरेज वाला जो एवरेज ए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, एवरेज ए से रिलेटेड हमने बात क्या देखी थी कि जो एवरेज है हमारा मेरे दोस्त, वो कौन सा फंक्शन है, वो एक नंबर फंक्शन है। और यदि आप नंबर फंक्शन को टेक्स्ट फंक्शन बनाना चाहते हो, तो उस नंबर फंक्शन के आगे, या फिर हम बात करें कि उस नंबर फंक्शन के पीछे आपको क्या जोड़ना पड़ता है, ए जोड़ना पड़ता है, तो वो नंबर फंक्शन कन्वर्ट होके क्या बन जाता है सर, वो टेक्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बातें हमने देख ली थी। आ जाओ दोस्त, मैं नेक्स्ट फंक्शन पर बात करता हूं। नेक्स्ट मेरा फंक्शन है वो है सेल। देखिएगा अब सेल फंक्शन करता क्या है, तो समझना और देखना मेरे दोस्त ध्यान से। यहां मैं एक वैल्यू लेता हूं, और यहां मैंने एक वैल्यू लिया है 300, में ले लेता हूं, यहाँ एक वैल्यू मैंने लिया है 300, ठीक दोस्त। यहाँ मैंने लिया 400, और ये 400, सपोज कि मैंने यहाँ 400 ले रखा है, सॉरी एक ही वैल्यू ले लेता हूँ मैं, 300 आ जाएगा। और मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपको, सेल फंक्शन, और सेल फंक्शन को मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ किया सेल फंक्शन अप्लाई, यहाँ इक्वल लगाया हमने, और यहाँ क्या टाइप करा, सेल, ये है सेल फंक्शन, ठीक। अब थोड़ा सा फोकस करिए इस सेल फंक्शन की ओर, जरा देखना। ये सेल फंक्शन की हम थोड़ी प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करें, तो सेल फंक्शन ओनली ऑन क्या करता है, एक रेफरेंस सेल का या फिर किसी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं जानना चाहता हूं इस सेल के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सी, ये सपोज कि ये एक रो है, कौन सी वाली, 10 वाली मैं रो ले लूं, और कॉलम कौन सा मेरा, जी वाला, तो कौन सा बन रहा है, G10। तो इस G10 वाले सेल है, या फिर ये जो G10 वाला सेल है, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसी इंफॉर्मेशन, कि भाई इसमें वैल्यू किस प्रकार की है, किस प्रकार से मेरा मतलब है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर इस सेल की फॉर्मेटिंग क्या है, समझ रहे हो, या फिर इस सेल के अंदर जो हमारा कंटेंट किस प्रकार का है, या फिर इसका प्रॉफ, ये ज्यादा अंदर हमें जाना नहीं है, मतलब हम इस सेल की चीजें क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं सेल फंक्शन से। एक तो हम उसका एड्रेस जान सकते हैं, कि जैसे कि एड्रेस अभी क्या है, G10,
आप चाहें तो उसे सेल एड्रेस से भी एड्रेस उसका निकाल सकते हैं। आप उसके कलर के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ आपके दिमाग में चल रहा होगा कलर का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसा कुछ, जबकि यहाँ कलर से मीनिंग कुछ अलग ही है। यहाँ कलर से मीनिंग होता है वैल्यू से, कि भाई वहां पर की वैल्यू कैसी है, वहां वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है। यदि यहाँ कलर आपने क्लिक करा और यहाँ आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब होता है वहां पॉजिटिव वैल्यू है, और यदि आंसर वहां 1 आया तो इसका मतलब होता है वहां नेगेटिव वैल्यू है। तो देखो मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। सेल फंक्शन यूज कर रहे हैं और सेल फंक्शन की मदद से हम किसी सेल के बारे में इतनी बातें जान सकते हैं। देखो क्या, हम उस सेल का एड्रेस जान सकते हैं, कलर जान सकते हैं, उसमें किस प्रकार का कंटेंट है वो जान सकते हैं, उसका फाइल नेम कि वो किस नाम किस फाइल के नेम का सेल है वो भी जान सकते हैं। हम उसका फॉर्मेट जान सकते हैं, जैसे कि अभी जनरल है, हाँ जी, कौन दूसरा फॉर्मेट कौन सा है। हम उसका पैरेंथेसिस है ना, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट वाला काम हम जान सकते हैं। प्रीफिक्स ये इंग्लिश में सॉरी मैथ में होता ही होता है। आ जाओ, ये लिखा प्रोटेक्ट, यानी क्या उस सेल को किसी प्रकार से पासवर्ड वगैरह से प्रोटेक्ट किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद वो कौन सी रो का सेल है, कौन सा किस टाइप का सेल है, उस सेल की विड्थ क्या है, यानी ये हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। जी बोलिएगा। सेल की वैल्यू नहीं, सेल के अंदर मौजूद है वो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती है। जैसे मैं -300 कर दूं तो क्या नेगेटिव नहीं है सर? जी है। मैं यहाँ -400 कर दूं तो ये नेगेटिव है? जी है। मैं यहाँ +400 कर दूं तो पॉजिटिव है जी, बिल्कुल पॉजिटिव है। आ जाओ देखो बात करते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर इनमें से एक अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। मेरे दोस्त ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि सेल से ये क्या क्या प्राप्त होती है, हम किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एड्रेस। मैं जो एक सेल का किसी सेल का एड्रेस प्राप्त करना चाहता हूँ तो मैंने एड्रेस ले लिया, ठीक। उसके बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, कॉमा। उसके बाद वो रेफरेंस सेल का कि हम किसका एड्रेस चाहते हैं, तो हम इस सेल का एड्रेस चाहते हैं, ठीक। कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ ब्रैकेट लग गया, जी करेक्ट। देखो आ जाओ, क्या लगाए हम, कॉमा। अब हम किस सेल का एड्रेस चाहते हैं, सपोज हम इस सेल का एड्रेस चाहते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो क्या आया है यहाँ आंसर G6। तो क्या सही है मेरे दोस्त? कौन सा प्राप्त किया था हमने, यही क्लिक किया था यहीं पर G6 पर, यानी यहाँ हमने क्लिक करा था। तो इस सेल का एड्रेस, इस सेल फंक्शन ने हमें बता दिया कि इसका एड्रेस क्या है मेरे भाई, G6 है जी। अभी राइट नाउ किसी दूसरे सेल पर क्लिक है। देखो आप लोग अगर किसी बंदे के दिमाग में यहाँ पर बात आ रही हो तो सुनना। आप बोल रहे हो सर यहाँ तो आंसर G6 आ रहा है, वहां तो आंसर D6 दिखाई दे रहा है, ऐसे दिमाग मत दौड़ा बैठना। वो वहां एड्रेस किसका दिखाई देता है, एक्टिव सेल का। एक्टिव सेल कौन है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है, एक्टिव सेल ये बनाऊंगा मैं, मेरा वही आंसर दिखाई देगा, डी। हाँ जी, एक्टिव सेल तो डी ही तो है, क्या है, डी ना, बन रहा है आपको दिमाग। देखो डी और कौन सा है आपका 5, मतलब हमें D5 वाले सेल में एक एड्रेस निकाल के लाए हैं, कौन सा, G6 वाला एड्रेस। तो आ जाएगा। मैं एक बार और अप्लाई करके बता देता हूं, यदि कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इक्वल लगाया, मैंने सेल का यूज करा, उसके बाद हमने क्या करा, इसमें से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि अब हम इसी एड्रेस को वापस लेना चाहते हैं, और हमने फिर वहां पर लगाया कॉमा। अब हम किसका लेने चाहते हैं, E2 का ले ले, E2 देखते हैं आता है कि नहीं, E और ये 2। तो हमने यहाँ क्लिक करा और हम यहाँ करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं, तो हमें आंसर क्या प्राप्त हो रहा है, E2। मतलब सिंपल सी वाली बात है, सेल फंक्शन क्या करता है, आपको जो मैंने नीचे अभी बताई दी वो सेल की एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आ जाएगा, जिसमें से हमने अभी हाल ही में क्या सीखा है, एड्रेस को निकालना सीखा है मेरे दोस्त। और इस एड्रेस के अंदर हम जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे E2 रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा कुछ हटके दिख रहा है, दिख रहा है जी। यानी आपको यहाँ जैसे हमने बोला E2, लेकिन वो एक्सेल आपको E के आगे एक डॉलर साइन दे रहा है, फिर E बना रहा है, फिर 2 के आगे डॉलर साइन दे रहा है, फिर क्या बना रहा है, 2 बना रहा है। जैसे ही देखो यहाँ भी देखो, G के आगे डॉलर साइन है, फिर 6 के आगे भी डॉलर साइन है। तो ये अब यहाँ मुझे थोड़ा सा डॉलर के बारे में और बताना है। यहाँ डॉलर का मतलब होता है फिक्स्ड सेल, यानी यदि आप किसी सेल के एड्रेस को, कोई आपका सेल का एड्रेस है मेरे दोस्त, उसे आप फिक्स्ड करना चाहते हो,
फिक्स्ड बोले तो क्या कि उसमें समय के अनुसार कोई चेंजेस ना हो, यानी आप कोई भी काम करते रहें सीट में, लेकिन इसमें किसी प्रकार का चेंजेस ना हो। और यदि आप इसे विदाउट डॉलर रख देते हो तो कभी भी इसमें परिवर्तन हो सकता है, और यदि आप इसे डॉलर के साथ रखते हो तो फिर ये एड्रेस क्या बन जाता है, फिक्स्ड बन जाता है। अब इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। तो यदि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई किसी सेल एड्रेस में डॉलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फिक्स्ड सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली बात और याद रख लीजिएगा। आ जाओ, और यहीं से एक प्रकार का प्रश्न और बनता है आपको। कौन सा प्रश्न बनता है, यहां से ये बोला जाता है बताओ भाई इनमें से कौन सा सेल एड्रेस वैलिड है या फिर इनवैलिड है, ऐसे आपको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कौन सा सेल एड्रेस वैलिड है और कौन सा सेल एड्रेस इनवैलिड है। तो देखना मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं और उसमें से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे निकालने की कि इसमें से कौन वैलिड सेल एड्रेस है और कौन इनवैलिड सेल एड्रेस है। देखो आ जाएगा, यहाँ हमने लिया डॉलर और हम ये जी पर ही काम करते हैं, G6 ले लिया, फिर हमने यहाँ लिया है जी, फिर लिया डॉलर, फिर यहाँ फिर हमने 6 बना लिया, फिर यहाँ पर हमने डॉलर लिया, जी लिया, फिर वहां पर हमने डॉलर लिया, फिर यहाँ 6 बना लिया। मैं इनवैलिड पूछ रहा हूँ, और ठीक है थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर दिया, इनवैलिड में पूछ रहा हूँ। और डी में फिर मैं यहाँ आ गया, मैंने यहाँ जी को ऐसा ही कैसा रखा, 6 रखा, और यहाँ मैंने डॉलर बना दिया। कौन होगा इसमें इनवैलिड, बताइएगा। तो आ जाओ दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी कुछ बातें समझनी पड़ेगी। देखो आ जाओ, अब इस डॉलर के बारे में समझिएगा। देखिएगा आपका जो डॉलर है वो मेरे दोस्त किसी कॉलम को भी फिक्स्ड बना सकता है, किसी रो को भी फिक्स्ड बना सकता है, और किसी सेल को भी फिक्स्ड बना सकता है। 3 चीजों को फिक्स कर सकता है कौन, ये डॉलर साइन। और ये जिसके भी आगे लगा है उसको फिक्स्ड करेगा। क्या वाली बात है, ये जिसके भी आगे लगा है वहां पर वो चीज फिक्स्ड होगी। यानी यहाँ ये कॉलम के आगे लगा है तो यहाँ कौन फिक्स्ड है, जी, यहाँ 6 रो फिक्स्ड नहीं है। यहाँ किसके आगे लगा है, ये मत सोचिए कि जी के पीछे है, पीछे कभी भी नहीं हो सकता, ये 6 के आगे है, और ये 6 के आगे तो यहाँ फिक्स्ड कौन है, 6, यहाँ जी फिक्स्ड नहीं है। यहाँ क्या है, दोनों फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पूरा सेल फिक्स्ड है, यानी जी भी है और यहाँ 6 है। और देखो भाई ये जी के, ना ही जी के आगे डॉलर है ना ही 6 के आगे डॉलर है, तो इसमें से कोई भी फिक्स्ड नहीं है, तो फिर यहाँ डॉलर का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यदि कभी डॉलर से रिलेटेड चर्चा हो तो बता दीजिएगा कि जो डॉलर साइन है मेरे भाई वो या तो कॉलम के बाद में होगा या फिर रो के बाद में होगा, या फिर रो और कॉलम, सॉरी बाद में नहीं, पहले, क्षमा चाहता हूं, कॉलम के पहले या फिर रो के पहले आपको ये देखने को मिलेगा। आ जाओ दोस्तों, और यदि कभी आपसे फिक्स्ड कॉलम की शॉर्टकट की पूछ ले तो बता दीजिएगा भाई F4 होती है। अगर आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करोगे आपका कॉलम या फिर रो या फिर सेल क्या होगा, फिक्स्ड बन जाएगा, यानी वहां डॉलर का साइन आ जाएगा। ये था मेरे दोस्त कौन सा, सेल फंक्शन। रीड कर लीजिएगा, इस फंक्शन का प्रयोग कर यूजर विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन किसी रेफरेंस सेल की, यानी सेल की इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकता है जो निम्न होती है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कलर क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, उसका फाइल का नाम क्या है, वो फाइल नेम क्या है, उसका फॉर्मेट किस प्रकार का है, ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक नोट बना के बात लिखी हुई है। यहाँ मैंने बोला था कलर का मतलब, शायद पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा हो, यहाँ कलर का मतलब कुछ हटके होता। देखो सेल लिखा है, कलर के लिए सेल फंक्शन क्या करता है, 0 या 1 वैल्यू रिटर्न करता है, जिसमें से 1 यह दर्शाता है कि इसमें कोई निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ एक अप्लाई करके और बता देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ हमने लिया सेल फंक्शन, देखिएगा इक्वल लगाया, सेल फंक्शन लिया, सेल फंक्शन लगाने के बाद में हमने यहाँ कलर ले लिया, ठीक, उसके बाद फिर हमने यहाँ कॉमा लगाया, फिर हमने ये वैल्यू ले ली, उसके बाद फिर हम एंटर करें, आंसर क्या प्राप्त हुआ, 1। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, सॉरी 0, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यहाँ 1 होता तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू है। तो ये वाली बात है। आ जाएगा दोस्त आगे, लिखा हुआ है एक्सेल के अंदर कुछ एरर के टाइप है। कल एक एरर आया था, नेम एरर, याद हो तो आया था जी एरर। तो इस क्या है, आपको सिंपल सी वाली बात याद रखनी है, जो हमारा एक्सेल है, MS एक्सेल मेरे भाई,
उस एमएस एक्सेल के अंदर आपको 7 प्रकार के एरर देखने को मिलते हैं। और मेरे दोस्त सिर्फ आपको इनको रट्टा मार लेना है, इन्हें प्रैक्टिकल पर मत जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थोड़े से पेचीदा होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं। और कभी आपको ऐसे एक सीट कभी नहीं दी जाएगी कि लो भैया पकड़ो सीट और निकाल के बताओ एरर। ऐसा दिया जाएगा क्या एग्जाम में? मुझे तो नहीं लगता कभी दिया जाएगा। आपको लगता हो नहीं लगेगा, मेरे को लगता है कि आपको भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहां सीट दे ही नहीं सकते हैं। वो वहां पेन और पेपर देंगे, और पेन और पेपर पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताओ भाई, यदि किसी सेल के रेफरेंस को डिलीट कर दिया जाता है या फिर किसी फंक्शन के अंदर यूज किसी सेल के रेफरेंस को हटा दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा एरर प्राप्त होगा? तो वहां पर मेरे दोस्त ये रेफरेंस यानी कौन सा हैज REF क्वेश्चन सॉरी एक्सक्लेमेटरी वाला साइन वाला एरर प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन बना के मैंने बताया। अब मैं नॉर्मली इन्हें आपको पढ़ा देता हूं, देखिए आ जाएगा। ये एरर कब आता है? ये अब तब आता है जब इनकरेक्ट सेल एड्रेस हो, मतलब जो सेल का एड्रेस है वो इनकरेक्ट हो जाए। देखो सेल का या फिर इनवैलिड सेल एड्रेस हो जाए। अच्छा ये बताओ G6 क्या वैलिड है? G वैलिड है? 6G क्या वैलिड है? नहीं। तो ये एड्रेस क्या हो जाए? गलत हो जाए, तो वहां पर कौन सा एरर प्राप्त होगा आपको? वहां पर मेरे दोस्त नल एरर प्राप्त होगा। डिवाइड बाय 0, आप किसी भी वैल्यू को यदि 0 से डिवाइड करोगे, क्या वाली बात है, आपके एक्सेल के अंदर चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे फिर वो मेरे भाई लेवल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो मेरे भाई नंबर ही क्यों ना हो, यानी वो कोई वैल्यू ही क्यों ना हो, किसी को भी आप 0 से, और यहाँ लेवल का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? A to Z होता है, यानी इसे अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, और यहाँ वैल्यू का मतलब क्या होता है? 0 to 9, यदि आप इसे 0 से डिवाइड करते हो तो आपको कौन सा एरर देखने को मिलेगा? हैज डिवाइड बाय 0 देखने को मिलेगा। आ जाओ वैल्यू एरर, देखिएगा आप समझिएगा जरा ध्यान से मेरे दोस्त। यहाँ वैल्यू एरर की हम बात करें तो देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक सेल के अंदर 10 लिखा हुआ, दूसरे सेल के अंदर A लिखा हुआ है, तीसरे सेल के अंदर 20 लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ सम फंक्शन यूज करा, समझ ना, सम यूज करा, और मैंने इसका एड्रेस दे दिया A1 कॉमा इसका एड्रेस दे दिया B1 कॉमा इसका एड्रेस दे दिया C1, एंटर करा, तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा? नहीं। इसको भैया 30 में A को कैसे जोड़ा जा सकता है बताओ? 30 में ये जुड़ जाएगा? कभी नहीं जुड़ेगा। वो मैथमेटिक की तरह इक्वेशन नहीं है कि A + 30 कर दोगे ऐसे, ठीक, ये मैथ नहीं है, ये क्या है? एक्सेल है, ठीक। तो यहाँ A में 30 को हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां क्या वैल्यू आएगी, सॉरी कौन सा एरर आएगा? वैल्यू एरर आएगा। और ये टाइप भी याद रखना, ये कोड है भाई, एरर के कोड है, ये आगे काम देंगे आपको। तो ये नल का कोड क्या है? 1, डिवाइड का कोड क्या है? 2, और वैल्यू का कोड क्या है? 3। रेफरेंस एरर, देखो रेफरेंस एरर का मीनिंग क्या होता है भाई? जैसे कि सपोज एक को मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं आपको। देखिएगा यहां मैंने 10 लिया, सपोज कि यहां मैंने एक वैल्यू ले ली 10, ठीक भाई, 10 लिया, और यहां फिर मैंने 30 लिया, फिर यहां मैंने 40 ले लिया, और यहां इसको हम अप्लाई करते हैं। जरा देखते हैं आता है या नहीं आता, या फिर ये चीजें सारी थ्योरेटिकली हैं। कॉमा ये और ये, वैसे ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए सही मायने में? यही होना चाहिए, यही होना चाहिए सही मायने में, ठीक, क्योंकि रेंज बनाई है ना हमने। हाँ जब भाई एंटर करते हैं, आंसर निकालते हैं, 30 आया। अब हम इसको डिलीट करके देखते हैं। इस रेफरेंस सेल का मतलब क्या? REF एक्सक्लेमेटरी, इस एरर का मतलब क्या होता है? इस एरर का मतलब होता है कि, अच्छा एक बात बताओ, ये 90 अपने आप में खुद है? नहीं, ये किससे बना हुआ है? 20, 30, 40, यही है ना, यानी इसके अंदर एक रेफरेंस है, कौन सा? H2 का है जी। इसके अंदर एक रेफरेंस है, कौन सा? G2 का, 2 ही है ना इधर, हाँ जी। इसके अंदर एक रेफरेंस है, कौन सा? F2 का। अगर अब इनमें से कोई रेफरेंस डिलीट होता है या फिर इनमें से कोई रेफरेंस हटता है, तो फिर वहां पर एरर आ जाएगा, कौन सा? आपका हैज REF एक्सक्लेमेटरी वाला साइन। ये बुक तो ये बोलती है, देखते हैं क्या होता है, जरा समझते हैं। हाँ जी हाँ जी,
देखो आ जाएगा यहाँ। मेरे को लगता है कि इसमें चेंजेस होगा, जहाँ तक कि मेरे को पता है, जहाँ तक कि हाँ जी चेंजेस होगा, मेरे मुझे लगता है वह उसमें चेंजेस होगा। देखो आ जाओ एक तरीका और ढूंढते हैं, अगर हो सकता है तो ये करके और देखते हैं। प्लस वाला साइन कहीं दिख रहा है आपको इधर? ये ठीक। और यहाँ पर हम एक और लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, यहाँ पर फिर प्लस लगाते हैं। ये 30 है। अब डिलीट करके देखते हैं। ठीक, क्या आ गया? रेफरेंस एरर। यानी क्या वाली बात है, यहाँ जो रेफरेंस था वो चला गया, यानी यहाँ से कितने थे, 30 थे था आई थिंक, हाँ जी, जो 30 थे वो इसके अंदर थे, और वो कहाँ से ले रहा था, यहाँ एक कॉलम था वहां से ले रहा था, वो कॉलम डिलीट हो गया, और कॉलम डिलीट हो गया तो जो आपके फॉर्मूले में रेफरेंस दिया गया है वो रेफरेंस उसे प्राप्त नहीं हो रहा, और प्राप्त नहीं हो रहा तो वैल्यू नहीं मिल रही, वैल्यू नहीं मिल रही तो एरर आएगा। उस एरर को हम क्या बोलते हैं, हैज REF एक्सक्लेमेटरी वाला साइन कहते हैं। बस इन्हें ऐसे प्रैक्टिकली पर मत जाएगा मेरे दोस्त, आप ओनली इन्हें याद रख लीजिएगा। देखो आ जाओ, कहाँ थे हम, REF थे, नेम एरर। नेम एरर कल आया था अगर याद हो आप लोगों को, क्यों आया था नेम एरर? तब आया था जब वहां स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे हम बात करें कि एवरेज ऐसे लिखा जाता है एक्सेल के अंदर, ये है हमारा एवरेज, और आप इस एवरेज को ऐसे लिख दो AVG ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो कौन सा एरर आएगा, नेम एरर। जैसे मैंने सेल ऐसे लिखा जाता है एक्सेल के अंदर और मैंने सेल को कॉल लिख दिया, ठीक है, या फिर मैंने सेल को ये वाला सेल लिख दिया और मेरे से बोला किसी ने कि सेल फंक्शन अप्लाई करो, और मैंने सेल ये लिख दिया, सेल लिख दिया, एंटर करेगा तो काम करेगा नहीं, कौन सा एरर आएगा, नम वाला, सॉरी नेम वाला एरर आएगा। देखिएगा भाई, लिखा हुआ है नम, लिखा अनसपोर्टेड नंबर। अनसपोर्टेड नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैं आगे चल के आपको एक फाइंड फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, फाइंड फंक्शन के अंदर वहां पर आपको एक अनसपोर्टेड नंबर, वैसे फिर भी मैं यहां बता देता हूं अनसपोर्टेड नंबर का मतलब क्या है। देखिएगा दोस्त ध्यान से, जैसे हमने इसके लिए लिया था वैल्यू एरर के लिए फॉर्मूला और फंक्शन वाला, वो ही है, कुछ हद तक इक्वल है, कुछ हद तक इक्वल है नम, मतलब अनसपोर्टेड, जैसे 10 में आप ये नहीं जोड़ सकते, ये वाला कुछ हद तक दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस तो मैं कब समझ में आएगा, जब मैं आगे चल के आपको फाइंड वाला एक फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, अभी आने वाला, जस्ट आने वाला, वहाँ एक फाइंड फंक्शन आएगा, वहां आपको इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप तो बस ये अनसपोर्टेड समझ रहे हो, जो सपोर्टेड नहीं है, 10 में A सपोर्टेड है क्या, नहीं है, 20 में B सपोर्टेड है क्या, नहीं है, तो अनसपोर्टेड नंबर अगर मिलता है तो वहां कौन सा एरर आएगा, नम वाला एरर आएगा। और हैज लिखा है आपका हैज एंड डिवाइडेड A, ये क्या होता है, नॉट अवेलेबल, यानी जो चीज आप फाइंड करना चाहते हैं वो चीज वहां नहीं मिल रही है, तो वो चीज वो वहां पर एरर कौन सा आता है, हैज एंड डिवाइडेड A एरर आता है। तो देखो दोस्त, आपको क्या क्या याद रखना है, कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के एरर होते हैं। इन 7 प्रकार के एरर में से 5 एरर तो होते ही होते हैं, लेकिन इनमें से 2 एरर कुछ स्पेशल होते हैं। 2 एरर जो हैं इन्हें याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ स्पेशल भाई है, और जो स्पेशल भाई है तो इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं बना के रखनी है एक्सेल वालों ने, और वो व्यवस्थाएं हमें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए मैं इनको इंट्रोड्यूस करा ही देता हूँ। यहाँ पर क्या है, होते टोटल 7 है, उसमें से 5 नॉर्मल है बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लाइन में लगा दो वहां लाइन में लग जाते हैं, अपनी राय नहीं देते, भाई मैं खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक। लेकिन ये जो 2 है थोड़े से सातिर है, सातिर है मतलब कि इन्हें तुम लाइन में लगाओगे तो बोलेंगे नहीं भाई हम VVIP हैं, हम लाइन में नहीं लग सकते, मतलब अपना इनका खुद का कुछ होता है, इसलिए ये 2 अलग हैं। और वो 2 अलग कौन है, आपको इनमें से शायद देखने को भी मिल रहे होंगे 2 अलग। देखो, एक तो ये बंदा है जो इसके पीछे कुछ भी नहीं लगा, ये बोलता नहीं भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे पीछे कुछ भी हो, ठीक, यही वाली बात है ना, आ जाएगा। और ये जो बंदा बोलता है कि भैया तुम 5 के 5 जो लिए बैठे हो वो मैं नहीं लूंगा, लिए बैठे हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी वाला साइन, सोचो देखो, यानी 1 2 3 4 5 नल, डिवाइड, वैल्यू, रेफरेंस और नम, ये जो है क्या लिए बैठे हैं, एक्सक्लेमेटरी। ये बंदा बोलता है नहीं, यानी इनकी खुद की इच्छा है, कहने का मतलब ये है, तो ये नाम बोलता है, नेम बोलता है नहीं भाई तुम जो हो वो मैं नहीं हो सकता, मैं तो डिफरेंट हूँ इस दुनिया में, हर इंसान डिफरेंट है,
तो क्या है कि मैं डिफरेंट हूं, तो यहाँ पर ये बोलता है नहीं भैया मेरे पीछे तो ये सूट करता है क्वेश्चन मार्क, तो ये बोलता है कि नहीं भाई मैं तो क्वेश्चन मार्क लगा के रखूंगा। इसलिए ये दोनों अलग हैं। कौन? एक है हैज एंड डिवाइडेड ए जिसके पीछे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और एक है हैज नेम वाला एरर जिसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है, और जो 3 है उसके पीछे हमें आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सक्लेमेटरी, यानी 5 के पीछे एक्सक्लेमेटरी वाला साइन देखने को मिलता है। आ जाओ, यही इनका मिलता है आपको रूप देखने को। आ जाओ, क्या है? एरर टाइप एक फंक्शन है। इस फंक्शन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एरर का कोड प्राप्त करने के लिए करते हैं। और एरर के कोड क्या है आप याद कर चुके। नम का कोड क्या है? 1, डिवाइडेड का क्या है? 2, वैल्यू क्या है? 3, रेफरेंस का क्या है? 4, यहाँ नेम का क्या है? 5, 6 और 7। यहाँ रेफरेंस एरर था ना हमारे पास, यहाँ आपको अप्लाई करके बता दूं, देखिएगा। आ जाओ अप्लाई करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया इक्वल, और यहाँ क्या था? एरर टाइप है, यही था ना एरर टाइप, देखो आ जाएगा। और यहाँ क्या है? आपको यहाँ लिखा है एरर, यानी देखो कोड लिखे हैं ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, कोड सारे के दिखाई दे रहा है। रेफरेंस का कितना दिखाई दे रहा है? 4, देखिएगा थोड़ा नोटिस करिएगा कितना लिखा है? 4। तो आ जाओ, यानी देखो यहाँ से 2 बातें हो सकती हैं। आप कोड दे दोगे यानी एरर दे दोगे और एंटर करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? कोड। और अगर कोड दे दोगे और एंटर ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो एरर भी प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों यानी ये यूनिवर्सल चलता है, मतलब बाई डायरेक्शनल चलता है, इधर से इधर तो इधर से इधर भी। तो देखिएगा यहाँ हम एंटर करते हैं तो आंसर कितना है? 4। क्यों? क्योंकि रेफरेंस का कोड क्या है? 4। तो देखिएगा आपको ऐसे सीट कभी नहीं दी जाएगी कि भाई अप्लाई करो और बताओ। हाँ जी, आपको क्वेश्चन जरूर दिया जा सकता है, बताओ भाई इनमें से 6 कोड किसका होता है? तो किसका होता है? नम का होता है। आ जाएगा। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कोड किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो एरर टाइप के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन्फो, यह फंक्शन लिखा है आपका करंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट है। नॉर्मल सी वाली बात है, जैसे हमारा ये सिस्टम है यहाँ पर देखिएगा हमारा ये सिस्टम है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक, और यहाँ प्रॉपर्टीज ऑप्शन आता है जी। हाँ जी, और ये सीपीसीडी का भी क्वेश्चन है कि बताओ भाई आप अपने सिस्टम, आपके सिस्टम के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस कंपनी का है या फिर किस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है, वो आप कहाँ से जान सकते हो। तो आप आपके दिस पीसी या माय कंप्यूटर के पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करिए, यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि देखो देखिएगा यहाँ मेरी विंडो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि ये कितना है? 64 है जी, मिल रहा है। यानी आपकी विंडो 32 है या फिर आपकी विंडो 64 है। देखो ये दिख रहा है 64 बिट, यानी मेरे जो कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है वो कितनी बिट है? 64 बिट है। अब ये जो एक्सेल चल रहा है, ये एक्सेल मेरी इसी विंडो में चल रहा है, तो इस विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन देने का जो काम है वो क्या करता है मेरे भाई? इन्फो वाला फंक्शन करता है। दोस्त आ जाओ और समझिएगा जरा ध्यान से, देखो और समझना जरा मेरे भाई। अब जितने भी मैं फंक्शन पढ़ाने वाला हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी वाले में से पढ़ाए तो मैंने इंपॉर्टेंट ही है, जो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने सारे निकाल दिए, इनमें से फेंक दिए निकाल के। पहले नोट्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते थे, 500 प्लस फंक्शंस, लेकिन वो कभी एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए मैंने निकाल के फेंक दिए। जो आते हैं वही रखे हुए हैं इस नोट्स के अंदर, तो आ जाएगा समझना। लेकिन जितने मैं अभी फंक्शन पढ़ाने वाला हूं, यदि आपके दिमाग में वो बैठ जाते हैं, एक अगर बैठ गया ना तो 50 के 50 बैठ जाएंगे, फिर आपका कोई निकाल भी नहीं सकता, वहां से निकाल भी सकता आपके दिमाग में से। अगर मैं चाहूँ भी कि फेंक दूं निकाल के, तो आप भी चाहोगे तब भी नहीं निकाल पाओगे। और अगर एक पहला ही समझ में नहीं आया तो चाहे तुम कुछ भी कर लेना, तो मैं एक भी समझ में नहीं आएगा, ये गारंटेड है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लेना, अगर वो बातें आप सुन लोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। देखो आगे मैं जितने फंक्शन पढ़ाने वाला हूं दोस्त, वो सारे फंक्शन इज से स्टार्ट होने वाले हैं। क्या है? जितने फंक्शन मैं पढ़ा, सुनते चलना साथ ध्यान से, आगे मैं जितने फंक्शन पढ़ाने वाला हूं वो इज से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक, आ जाएगा। और जितने भी फंक्शन इज से स्टार्ट होते हैं
वो सारे के सारे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई यहाँ पर इज एरर किस प्रकार का फंक्शन है, बताओ भाई यहाँ पर इज ब्लैंक किस प्रकार का फंक्शन है, आपको ऑप्शन दिया है टेक्स्ट फंक्शन है, नंबर फंक्शन है, आपको दिया है कि भाई वैल्यू फंक्शन है, दिया है लॉजिकल फंक्शन है, तो आंसर क्या होगा, लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। तो जहां भी आपको एज से स्टार्ट देखे, चाहे फर्क नहीं पड़ता दुनिया का कोई सा भी फंक्शन हो, बस फर्क इतना पड़ता है कि वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एज से। अगर वो एज से स्टार्ट होता है तो वो क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि गुरु ये लॉजिकल फंक्शन क्यों है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि लॉजिकल क्यों है, तो फिर आपको सारे फंक्शन समझ में आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचा इन फंक्शंस के अंदर। देखो आ जाओ, आपको क्या समझना है कि जो एज से जो फंक्शन स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं यहाँ एक फंक्शन लिख ही लेता हूं मेरे भाई, मैंने यहाँ लिया है इज इवन, एक फंक्शन लिया मैंने, ठीक है, एक फंक्शन ले लिया मैंने, एक इज इवन फंक्शन है, ठीक है भाई, ये फंक्शन है। और एक मैंने फंक्शन लिया है इज ब्लैंक फंक्शन। समझना जरा ध्यान से, दो मैंने फंक्शन लिए, होने को तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पर दो लिख लिए। देखो आ जाओ, इज इवन इज ब्लैंक। अब क्वेश्चन ये है कि ये लॉजिकल क्यों है, तीन दोनों लॉजिकल है, ये लॉजिकल क्यों है, और लॉजिकल क्यों है उसके समझने के लिए आपको लॉजिकल वर्ड समझना पड़ेगा। और लॉजिकल वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, यदि याद हो तो, जब मैंने इफ फंक्शन पढ़ाया था, मैंने बोला था कि इस दुनिया के अंदर लॉजिकल वैल्यू दो ही है, दो के अलावा इस दुनिया में कोई लॉजिकल वैल्यू नहीं है। मतलब लॉजिकल का मतलब क्या होता है, कंडीशन का आंसर देना लॉजिकल कहलाता है। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने अपना डिसीजन सुना दिया, मैंने अपना क्या डिसीजन सुना दिया कि नहीं आपको 4 बजे आना ही है। मैंने बोला था ना, अभी पूछा था आपसे मैंने अभी कि क्या आप डबल टाइम आ सकते हो क्या, मैंने ये पूछा था आपसे। लेकिन मैंने डिसीजन ऑलरेडी डिसीजन ले लिया और मैंने सुना दिया, सिर्फ आपको क्या सुना दिया, मतलब मैंने बोल दिया, आपको कंडीशन लगा दी कि आपको आना ही पड़ेगा 2 टाइम। तो आपके पास ओनली 2 ही ऑप्शन है, या तो आप हाँ करिए या आप ना करिए, कोई तीसरी बात हो सकती है नहीं। तीसरा क्या बोलोगे, तब मैंने तो डिसीजन अपना सुना ही दिया, अब सामने वाले बंदे ने डिसीजन ही सुना दिया, नहीं ये होगा ही, तो फिर अपने पास क्या ऑप्शन बनता है, या तो अपन पीछे हटेंगे या अपन आगे बढ़ेंगे। यही बात होगी कि नहीं होगी, या तो हम हाँ बोलेंगे या तो हम ना बोलेंगे। तो मतलब लॉजिकल का मतलब होता है आपने कंडीशन लगा दी, अब आपको उसका आंसर देना है। तो वो आंसर या तो यस में आएगा या फिर वो नो में आएगा, इसमें कोई अपना तर्क नहीं दे सकते आप, क्योंकि मैं तो डिसीजन सुना चुका। हाँ राय लूंगा तो शायद आप तर्क दे सकते हो, ठीक है, तो ये वाली बात है। और यहाँ यस को लॉजिकल फंक्शन नहीं बोलते, यस को ट्रू भी कहते हैं। जी बिल्कुल बोल सकते, यस मतलब सत्य है, मैं चलूंगा, सही बात है, तो सत्य है। तो ट्रू मतलब ट्रू को हम लॉजिकल फंक्शन लॉजिकल बोलते हैं, ये लॉजिकल वैल्यू है ट्रू। और यहाँ नो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और फॉल्स ही क्या है, लॉजिकल वैल्यू। यानी ये जो ट्रू है और जो फॉल्स है वो दुनिया की 2 ही लॉजिकल वैल्यू है। इसलिए आ जाओ भैया, अब ये तो समझ में आया हमें लॉजिकल वैल्यू कौन है, ट्रू और फॉल्स। अभी तक ये समझ में नहीं आया गुरुजी के इज इवन और इज ब्लैंक लॉजिकल क्यों है। देखो आ जाओ, अब यहां जो इज इवन या फिर जितने भी आपके इज से फंक्शन स्टार्ट होते हैं, वो फंक्शन कंडीशन लगाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या और ऐसा नहीं हुआ तो क्या। वो क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा नहीं हुआ तो क्या। तो अब इज के साथ में जो लिखा है, जैसे समझिएगा यहां इज के साथ में मैंने इवन लिखा है, समझना इवन। अब इसके साथ में जो भी लिखा है वो उस सेल में मिल जाता है जिस सेल का आपने रेफरेंस लगाया है। अभी मैंने 300 वाले का रेफरेंस लगाया था जिसमें 0 सेल में, अगर याद आ रहा हो, सेल मैंने फंक्शन अप्लाई करा था, वहां पर 300 पर क्लिक करा था, वो था रेफरेंस सेल, और वहां वैल्यू 0 आई थी, इसका मतलब क्या था, वो पॉजिटिव वैल्यू। तो मतलब वो रेफरेंस दिया था मैंने इसका। अब ये जो रेफरेंस सेल है जिसका भी हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये जो रेफरेंस सेल है, यदि इसके अंदर कौन मिल जाता है, इसके अंदर इवन नंबर मिल जाता है। क्या वाली बात है, जिस भी सेल को का हमने रेफरेंस दिया है उस सेल के अंदर इवन नंबर मिल जाता है, तो बात क्या हुई, सत्य। अरे मिल गया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगाई है इज इवन, यानी इवन होना चाहिए। इज इवन का मतलब क्या, कंडीशन इवन होना चाहिए।
जो भी तुम रेफरेंस लोगे वो इवन होना चाहिए, और आपको इवन ही मिल गया तो कंडीशन क्या हो गई, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। और यदि वो नहीं मिला इवन तो कंडीशन असत्य हुई, तो वहां आंसर क्या होगा, फॉल्स। मतलब जितने भी मैं इज से फंक्शन पढ़ाने वाला हूं वो या तो आंसर ट्रू में देंगे या फिर आंसर फॉल्स में देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि ट्रू कब, और क्वेश्चन ये उठता है कि फॉल्स कब। तो इज के साथ में जो लिखा है वो सेल में मिल जाता है तो ट्रू, इसके साथ में जो लिखा है वो सेल में नहीं मिलता है तो फॉल्स। जैसे कि हम यहां देखते हैं कि इज इवन, अगर सेल में इवन नंबर है तो क्या ट्रू, नहीं है तो क्या गलत। जैसे मैंने लिखा इज ब्लैंक, अगर सेल खाली है तो ट्रू, अगर कुछ है तो क्या है, फॉल्स। यदि मैंने लिया इज ऑड, इसका मतलब क्या है, यदि ऑड नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। कोई दिक्कत। देखो जैसे आ जाओ, मैं यहाँ पर फंक्शन आपको अप्लाई करके बता देता हूँ, एक इज इवन वाला। देखो आ जाएगा, इज लिया और हमने इवन ले लिया, अच्छा इक्वल ही नहीं लगाया, ठीक आ जाएगा, और हमने लिया इज इवन, अरे इज इवन दिख रहा है क्या, ये इवन, ठीक इज इवन आ गया। इसको हमने रेफरेंस दिया और हमने किया ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा, क्या आया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इवन वैल्यू। और यदि मैं यहाँ इवन वैल्यू को चेंज करता हूं, यदि मैं यहाँ ऑड वैल्यू लेता हूं तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। हुआ जी, करेक्ट। यानी यहाँ हमने अगर ऑड वैल्यू ली तो यहाँ इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। और यहाँ यदि हम टेक्स्ट भी देंगे ना मेरे दोस्त, तब भी ये फॉल्स ही नहीं। अब ये क्या हो गया, वैल्यू एरर। यानी आप अभी नंबर कौन सा, इज इवन, इवन क्या टेक्स्ट इवन हो सकता है क्या, बताओ कैसे हो सकता है टेक्स्ट इवन, नहीं हो सकता ना भाई, ए टू जेड कैसे इवन हो जाएगा। इसलिए वो इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, यानी वो अब इसे बता नहीं पा रहा कि जो वैल्यू है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा भैया कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, इसलिए उसने एरर दे दी, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, तो उसने लिया एज वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर जो है आपका क्वेश्चन मार्क वहां पर आता है, ठीक है आ जाएगा। और यहाँ हम दूसरी वाली बात करें तो यहाँ हमने एक और चेंज करते हैं, यहाँ देखिएगा समझिएगा, यहाँ हमने सॉरी यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, क्या वाली बात थी देखिएगा दोस्त, यहाँ हमने ये रखा तो यहाँ हमें फॉल्स, क्योंकि इवन सॉरी ऑड है वैल्यू आ जाएगा। यहाँ हमने फंक्शन लगाया था, कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, कौन सा, इवन फंक्शन, ठीक। और इसको करके देखते हैं कौन सा एरर मिला, क्यों मिला, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, और नेम थोड़ा स्पेशल है, क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये याद रखिएगा। देखो क्यों है, क्योंकि इवन की ये स्पेलिंग होती है, कभी इज ईब लिखा है, इज ईब तो कुछ होगा नहीं, इसलिए यहाँ उन्होंने एरर दिया है, नेम एरर, तो ये एरर भी साथ में याद। अब आ जाओ, ये था मेरे भाई एक क्वेश्चन का प्रैक्टिकल। अब आपको बोलना है, क्योंकि अब आपके दिमाग में शायद आ गया हो, देखो मैं बस बोलता चलता हूं यहाँ से, देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहला है इज ब्लैंक, सुनो, यदि रेफरेंस सेल ब्लैंक मिला तो क्या होगा, ट्रू, और अगर उसके अंदर कुछ मिला तो क्या होगा, फॉल्स। देखिएगा यह फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, जब सेल में कोई कंटेंट मौजूद होता है तो क्या देगा, फॉल्स, और अगर सेल ब्लैंक होता है तो क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कुछ भी प्राप्त हो, उस सेल के अंदर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज एरर, अब देखिएगा यहाँ दो फंक्शन है मेरे दोस्त, और ध्यान से समझना, दो फंक्शन है और दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो क्या, इज ERR और एक इज एरर, समझना, एक पूरा एरर नहीं लिखा हुआ है, एक हाफ एरर लिखा हुआ और एक जगह पूरा एरर लिखा हुआ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज एरर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज ER। समझना मेरे दोस्त ध्यान से। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा एरर पर फोकस करना पड़ेगा। देखिएगा इज बोलता है कि या तो मैं आंसर ट्रू दूंगा या फिर आंसर मैं फॉल्स दूंगा, और यहाँ एरर मतलब यदि सेल के अंदर एरर है तो क्या मिलेगा, ट्रू। यही वाली बात है ना, यदि सेल के अंदर एरर है तो हम क्या देंगे, ट्रू। ये बोलता है मेरे से भाई कि भाई अगर तुमने एरर दिया तो मैं ट्रू दूंगा, अगर एरर नहीं दिया तो मैं फॉल्स दूंगा। और ये 7 प्रकार के एरर में से यदि आप कुछ भी लिखते हो तो यहां पर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल थे ना, 7 में 2 थे ना, यानी 7 में 2 स्पेशल थे भाई, वो इतने जल्दी नहीं मानते।
वो इतने जल्दी बात नहीं मानते, जैसे कुछ है ना इसमें मेरी बात नहीं मानते, इतने जल्दी नहीं बोलते कि सर नहीं तुम तो बताओ प्रैक्टिकली करके बताओ कि ये वाली बात है। तो इसमें से कुछ 7 में से कुछ असामाजिक हैं, असामाजिक हैं, तो वो बात नहीं मानते बेचारे की। हाँ जी, इसकी किसकी बात नहीं मानते? इस एरर की, इस एरर की बात नहीं मानते हैं। तो वो कौन से हैं जो बात नहीं मानते हैं? मतलब बात नहीं मानते हैं क्या, यानी इसमें से कुछ ऐसे एरर हैं जो इस एरर फंक्शन लगाने पर भी फॉल्स देते हैं। वो बोलते नहीं भाई तुम हमें नहीं फाइंड कर सकते कि हम एरर हैं, मतलब वो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं कि नहीं भाई हम हैं तुम हो। तो ये वाली बात है। तो यहाँ कौन से हैं? वो यहाँ है मेरे दोस्त, एक है हैज डिवाइड बाय, सॉरी एक है हैज एंड डिवाइड ए, यानी हैज एंड डिवाइड ए स्पेशल है थोड़ा अजी। तो ये अगर सेल के अंदर है तब भी फॉल्स मिलेगा यदि आप एक फंक्शन लगाते हो। यानी इस फंक्शन से 6 प्रकार के एरर पर आपको क्या मिलेगा? ट्रू। और एक एरर है हैज एंड डिवाइडेड ये, और इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज टाइप है तब भी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। कोई दिक्कत आ जाए? अब आ जाओ भाई इस पर, ये जो भाई है हमारा कौन सा? इज एरर। ये तो थोड़ा सा अपना दिखाई देता है रूप, ये बोलता है कि भाई इसमें से स्पेशल 2 थे ना, कौन सा? एक नेम वाला, एक हैज डिवाइड। तो ये बोलता है नेम वाले को तो पकड़ लेता है, बोलता है ना भाई तू मेरे से नहीं बच सकता, आ इधर, मैं तेरे को डिटेक्ट कर लिया, मतलब ट्रू दे दिया। लेकिन ये बंदा ये थोड़ा सा और सीधा साधा है बेचारा, थोड़ा सा क्या और ज्यादा सीधा साधा है। तो अब ये दोनों को नहीं कर पाता, ना ही ये हैज नेम क्वेश्चन मार्क को डिटेक्ट कर पाता और ना ही ये हैज एंड डिवाइडेड ए को डिटेक्ट कर पाता। यानी ये जो है वो 5 पर ट्रू देता है और 2 जो एरर है कौन से? नेम और एंड डिवाइडेड ए, इन दोनों पर क्या देता है? फॉल्स देता है। तो ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। आ जाओ, इस फंक्शन के द्वारा यह पता किया जाता है कि किस सेल में एरर है और किस सेल में एरर नहीं है। एरर होने पर ट्रू तथा एरर ना होने पर क्या करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन सेल में हैज, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, क्या होता है यहाँ? क्वेश्चन मार्क। हैज नेम एरर और हैज एंड डिवाइडेड ए एरर होने पर भी इस एरर क्या देता है? फॉल्स देता है। बेचारा थोड़ा सीधा साधा है, 3-5 नहीं जानता है। ठीक है, कौन? आपका इज एरर वाला फंक्शन आ जाएगा। देखो यहाँ हमने अप्लाई करके भी बताया है, ठीक है, आ जाएगा। नल पर क्या दिया है? ट्रू, डिवाइडेड बाय 0 ट्रू, वैल्यू पर ट्रू, रेफरेंस पर ट्रू, नेम पर क्या दिया? फॉल्स। यहाँ नम पर ट्रू दिया है, एंड डिवाइडेड ए पर क्या दिया? फॉल्स। 10 पर क्या दिया है? फॉल्स। और जी पर क्या दिया है? फॉल्स। यानी यहाँ 10 कौन है? बोल बता सकते हो भाई कौन है? वैल्यू। और यहाँ पर जी कौन है? लेवल। तो वैल्यू पर भी फॉल्स मिलता है और लेवल पर भी फॉल्स मिलता है। इज इवन बता दिया, यदि सेल में इवन वैल्यू है तो ट्रू और इवन वैल्यू नहीं है तो आ जाएगा भाई। इज फॉर्मूला बता सकते, इसको भी आ जाएगा। हम यहाँ बात करें कि यहाँ हमने एक आंसर निकाला था और ये शायद आंसर ये निकाला था हमने, ये आंसर ही था ना? नहीं, ये क्वेश्चन था। देखो आ जाओ भाई, तो यहाँ हम एक आंसर निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं चलो आंसर, ठीक है। उसमें से ये रेफरेंस वाले एरर को हम हटा देते हैं क्योंकि एक सेल डिलीट करा है ना हमने यहाँ पर। आ जाओ भाई, ये आंसर है। क्या यहाँ पर कोई फंक्शन अप्लाई है या फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई है? जी हाँ, इस सेल के अंदर अप्लाई है, आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ नोट्स नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है, देखो आ जाओ जी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 10 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त, समझना जरा ध्यान से। और यहाँ पर जो 10 है वो क्या लिखा हुआ है? टाइप करके कि 120 से लिख दिया। और यहाँ पर जो 10 है वो कैसे टाइप लिखा है? सम से ऐड करके, यानी कहीं कोई सेल था उसमें 5 था, कहीं कोई सेल था उसमें क्या था? 5 था, ठीक। अब इस सेल में हमने क्या लगाया? इक्वल और सम टाइप करा, ब्रैकेट करा ओपन, इसका एड्रेस दिया A1 और सॉरी, और उसके बाद कॉमा लगाया हमने, इसका एड्रेस दिया क्या है? B1, एंटर करा तो आंसर कितना आया? 10। अब हमने इसमें भी कौन सा फंक्शन लगाया? यहाँ इज फंक्शन, ये है ना इज फॉर्मूला, कौन सा था? इज फॉर्मूला। और यहाँ भी फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो क्या इस सेल में फॉर्मूला है? नहीं, यहाँ टाइप करके लिखा है तो इसने क्या दे दिया? फॉल्स। क्या यहाँ फॉर्मूला है? जी हाँ, तो उसने क्या दिया है? ट्रू। आ जाएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इज लॉजिकल, मेरे भाई बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है, समझने की कोशिश करना। अगर एक बार में पकड़ में आ गया ना तो ये आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट आया इसमें तो फिर कभी भी ये क्लियर नहीं, वो दिमाग में खिचड़ी बना के रह ही जाएगा।
मतलब आपका जो खिचड़ी की खीर बन गई ना, तो उसमें से चावल अलग नहीं कर पाओगे। देखो आ जाओ, समझो इस लॉजिकल को। अगर आपको ये लॉजिकल वर्ड याद है या फिर आप इस लॉजिकल वर्ड के बारे में जानते हो और आप इस के बारे में जानते हो, तो ये कोई इसकी कोई औकात नहीं है कि ये अपन से छूट के जा पाए। देखो सुनो, इसका मतलब क्या जानते हो? आंसर या तो या फिर यही है। अब ट्रू कब? जो इस इज के साथ में है वो यदि सेल में मिल जाता है, यही है ना, जो इज के साथ में लिखा हुआ है वो यदि सेल में मिल जाता है तो क्या है? ट्रू। और यदि नहीं मिलता है तो अब ये लॉजिकल वैल्यू क्या होती हैं? अभी क्या बताया? ट्रू और। तो अब मेरे भाई यहां हमने दो चीजें ली हैं, देखो समझना जरा ध्यान से। यहाँ प्रैक्टिकल है क्या जी? है, देखो आ जाएगा, यहां समझना। यहाँ क्या टाइप है? तो ये कौन सी वैल्यू है? हाँ जी, यहाँ क्या टाइप है? ये कौन सी वैल्यू है? ये कौन सी वैल्यू है? लेवल। हाँ जी, ये कौन सी वैल्यू है? वैल्यू। यही वाली बात है ना। यहां हमने कौन सा फंक्शन यूज किया? इज लॉजिकल। इसने ट्रू दिया, क्यों? क्योंकि यहां लॉजिकल वैल्यू है। यहां इसने ट्रू दिया, क्यों? क्योंकि यहां लॉजिकल वैल्यू। किसी के दिमाग में ये मत दौड़ा लेना कि फॉल्स है तो वहां ट्रू कैसे हो गया, ठीक है? ये दौड़ा जाओगे तो फंस जाओगे। क्या वाली बात है? ये मत दौड़ा दीजिएगा कि यहाँ तो फॉल्स था वहां ट्रू, यहाँ फॉल्स था लेकिन लॉजिकल वैल्यू तो है। लॉजिकल वैल्यू है तो वहां तो वो ट्रू ही देगा ना। आ जाओ, ये लॉजिकल वैल्यू है नहीं तो क्या देगा? फॉल्स। ये लॉजिकल वैल्यू है नहीं तो क्या देगा? फॉल्स आंसर देने वाला है। आ जाओ, इज एनी। देखो सुनो, हाँ जी भाई बोलिए। हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, टाइप करके भी हो जाएगा। आ जाओ भाई, और टाइप करके ही आती है लॉजिकल। ट्रू फॉल्स टाइप करके ही माना जाता है, ऐसा कोई है नहीं कि कोड से उन्हें लाया जाए, टाइप करके ही माना जाता है। आ जाओ भाई, समझना इधर ध्यान से। अब देखो, हाँ एक इसमें एक यहाँ पर हमारे जो 7 प्रकार के एरर थे उसमें से एक एरर ऐसा था ना जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। कौन सा एरर है? हैज एंड डिवाइडेड ए। वो बोल रहा है नहीं भाई मैं सवा शेर हूं। यही वाली बात हो रही ना। अगर हम शुद्ध लैंग्वेज में बात करें तो समझ में आना चाहिए, हमारी लैंग्वेज चाहे कैसी भी हो। आ जाओ सुनो, तो भाई अब वो हैज एंड डिवाइडेड ए एरर है जो बेचारे इस एरर से भी नहीं आया पकड़ में, उसको भी उसने बोला भाई निकल तू, ठीक। इस एरर पूरा था, उससे भी बोला भाई निकल तू। तो क्या भैया बिल गेट्स भैया से निकलेगा? नहीं, बिल गेट्स भैया ने क्या बोला? भाई साहब तेरे को तो पकड़ के रहूंगा, चाहे तू कहीं सीट में आएगा तो पकड़ के रहेंगे। तो वो उन 2 फंक्शन से पकड़ में नहीं आया तो उसने उसके लिए एक अलग से फंक्शन तैयार कर दिया, वो है इज एनी फंक्शन। इज एनी फंक्शन कब तो ट्रू देता है? जब उस सेल में हैज एंड डिवाइडेड ए एरर हो। उसके अलावा यदि वहां 6 के 6 एरर ही क्यों ना हो तब भी फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि 6 के 6 एरर ऊपर डिटेक्ट हो चुके हैं। किससे? इज एरर से हो चुके हैं जी। आ जाएगा, तो यहाँ इज एंड डिवाइडेड ए, देखो सुनो, यहाँ इज एंड डिवाइडेड ए पर क्या दिया है? ट्रू। यहाँ पर राम क्या दिया है? फॉल्स। यहाँ पर 10 क्या दिया है? फॉल्स। यहाँ पर अगर कोई दूसरा एरर भी होता ना तब भी क्या देता? यहाँ फॉल्स देता। देखो जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है एरर, हम इस पर अप्लाई करके देख भी लेते हैं। कौन सा फंक्शन था हमारा? था हैज एंड डिवाइडेड ए। हाँ जी, नहीं एंड डिवाइडेड ए है ना, क्या हैज है? एनी फंक्शन है क्या? एनी फंक्शन है, ठीक है भाई, एनी आ गया। और हमारा ये एरर ले लेते हैं हम, ठीक। और यहाँ हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। आज सही बोल, करेक्ट बोल रहे हो यार। देखिएगा, अब देखें, फॉल्स, ठीक। यानी यहाँ इसने क्या दिया है? फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है भाई। आ जाएगा, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ। इज नॉन टेस्ट। भैया ये भी कंफ्यूजन वाला पार्ट है, ठीक। ये कंफ्यूजन वाला पार्ट क्यों है जरा आ जाएगा। देखो अब मैं, देखो जो भी कंफ्यूजन वाले पार्ट होते हैं दोस्त, मैं सोचता हूं कि उन्हें तुम कंपेयर कर लो, भगवान न करे दोनों ऑप्शन में आ जाए, ठीक। अगर मैं आपको देखो, मैं तो निकल सकता हूँ यहाँ, टीचर तो कैसे भी बच के निकल सकता है दोस्त, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता एग्जाम में क्या होने वाला है।
टीचर तो कैसे भी बच के निकलता है, लेकिन वो जो एग्जाम में फंसने वाला होता है स्टूडेंट, अगर उससे टीचर पकड़ ले और पकड़ उन्हें दे दे कि यहाँ तुम फंस जाओगे, तो शायद वो चीजें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। तो देखो इधर दो फंक्शन है, यहाँ क्या फंक्शन है, इज एक है नॉन टेक्स्ट, ठीक है, नॉन टेक्स्ट, इज नॉन टेक्स्ट था ना, इज नॉन टेक्स्ट यही है ना, और एक है इज नंबर। अगर मैं कोड वर्ड में दोनों की बात करूं, दोनों एक ही हैं, थोड़ा पढ़ के देखो, एक ही है। देखो सुनो, इज नॉन टेक्स्ट, अगर इज और एक यहां ले लो इज टेक्स्ट, ठीक, इज टेक्स्ट मतलब इससे रिलेटेड, यही वाली बात है। और अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा दुनिया में, यही होगा ना। अगर एक्सेल में पिक्चर तो होगी नहीं, वीडियो तो होगी नहीं, ऑडियो तो होगी नहीं, क्या होगा, या नंबर होंगे या टेक्स्ट होगा। अब उसने बोला नॉन टेक्स्ट, नंबर टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट नहीं तो क्या 0 to, और फिर ये भी क्या होते हैं, एक ही है दोनों, समझ गए। यानी इज नॉन टेक्स्ट 0 to 9, इज नंबर 0 to 9। तो देखो समझना, यानी कोई ऐसा सेल रेफरेंस जिसके अंदर जो भी चीज है वो जो भी चीज है वो नॉन टेक्स्ट है। नॉन टेक्स्ट बोला तो 0 to 9 से है, तो ये क्या देगा, यही होना चाहिए। प्रॉपर्टी पर तो अभी जाएंगे हम, अभी तो अपना दिमाग दौड़ाओ, क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, आ जाओ। और यहां यदि हम बात करें कि यहां जो सेल है उसमें भी 0 to 9 से कुछ मिला, तो ये भी क्या देगा, यही है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, आ जाओ। और यहां यदि 0 to 9 हुआ तो ये क्या देगा, फॉल्स, समझ गए, क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब फिर दोनों में अंतर क्या है, तो सुनो दोनों में डिफरेंस क्या है, आ जाएगा। छोटा सा डिफरेंस है, वो है ओनली ब्लैंक सेल का। यदि आप ब्लैंक सेल छोड़ते हो तो इनमें से एक ऐसा फंक्शन है जो ट्रू देता है ब्लैंक सेल पर भी, और इनमें से एक ऐसा फंक्शन है जो ब्लैंक होने पर फॉल्स देता है। बस ये डिफरेंस है, अब बस कंफर्म हमें करना है कि कौन सा है जो ब्लैंक सेल पर ट्रू देता है। आ जाओ, इज नॉन टेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है कि यह फंक्शन किसी सेल में नॉन टेक्स्ट वैल्यू, यानी कि क्या नंबर, यानी क्या डेट, यानी क्या टाइम। क्या डेट कोई टेक्स्ट हो सकता है, क्या टाइम कोई टेक्स्ट हो सकता है, क्या नंबर कोई टेक्स्ट हो सकता है, नहीं। तथा कौन सा सेल, खाली ब्लैंक सेल होने पर क्या देगा, उसके बाद जो कुछ भी हो उस पर क्या देगा, यानी ये जो है वो A to Z पर क्या देगा, फॉल्स, यही वाली बात है। आ जाएगा, देखो 10 पर क्या दिया है, ट्रू, ब्लैंक पर क्या दिया है, ट्रू, और एप्पल पर क्या दिया है, फॉल्स। देखो इज नंबर, यह फंक्शन सेल में नंबर वैल्यू होने पर ट्रू तथा एम्प्टी सेल होने पर और अदर कंटेंट होने पर, हो गया अंतर दोनों में। यदि इज नॉन टेक्स्ट में और ब्लैंक सेल और नंबर में ब्लैंक सेल का डिफरेंस है। ब्लैंक सेल में इज नॉन टेक्स्ट क्या देगा, ट्रू देगा, और ये क्या देगा, आपका फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ठीक दोस्त, आ जाएगा। और बढ़ जाए आगे की छोड़ दें, इज नंबर वाले कितने और रह गए, ये 2 और हैं यार, ओनली 2 हैं, ओनली 2। देखो आ जाओ, ओनली 2 हैं। देखो सुनो, इज ऑड, क्या पढ़ाने की जरूरत है, ऑड नंबर हुआ तो ट्रू, ऑड नहीं हुआ तो क्या है, फॉल्स। इज REF, रेफरेंस, रेफरेंस होता है, यदि सेल के अंदर रेफरेंस हुआ तो क्या, ट्रू, रेफरेंस नहीं हुआ तो क्या, फॉल्स। इज टेक्स्ट, बता ही दिया, यदि टेक्स्ट हुआ तो ट्रू, टेक्स्ट नहीं हुआ तो फॉल्स। अब आ जाओ, कल पढ़ेंगे आगे। और आज 4 बजे आ सकते हो क्या, वैसे यही पढ़ाऊंगा मैं, चलो ठीक है, आ जाओ। जो डबल टाइम आ सकता है ना, जो इसको ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में मेरा कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया तो इवनिंग में, तो डबल टाइम दोनों टाइम आ सकते हो। जैसे फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, तो आना चाहो तो आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों टाइम सेम चल रहा है।